011 School Psychology, Block 3, Unit 2. This is Part 4. Before this, I have already uploaded Part 3, so you can watch them in the playlist of the channel. तो 2.3 में हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ एबनॉर्मलिटी के बारे में क्या कहती है। मीन्स जो साइकोलॉजिकल आपका फैक्टर्स होता है एबनॉर्मलिटी की, एबनॉर्मलिटी मैंने बताया था क्या होते हैं। जब आप नॉर्मल अवस्था में नहीं रहते हैं, नॉर्मल अवस्था से भटकते हैं, तो उसी को एबनॉर्मलिटी कहा जाता है। इसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारक हैं, तो इसी को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहे जाते हैं। अब देखते हैं जॉन बॉल्बी ने क्या बताया है अटैचमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग टू। तो 2.3.1 में ह्यूमन नेचर एंड टेम्परामेंट, मानव का स्वभाव और उसका जो नेचर होता है उसी के बारे में बताया है। तो जॉन बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी हैज़ बीन ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज एबनॉर्मलिटी। कहते हैं कि जो बच्चों की जो विकास होती है, वृद्धि होती है और विकास होती है, उसके क्षेत्र में जॉन बॉल्बीज की जो अटैचमेंट थ्योरी है उनका एक बहुत गहरा प्रभाव रहा है। और साथ साथ जो एबनॉर्मलिटी होती है बच्चों में, उनके ऊपर भी उन्होंने बात कही है एज वेल एज एबनॉर्मलिटी। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट ह्यूमन्स नीड टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप एंड द मेजर टेनेट ऑफ बॉल्बीज थ्योरी। उनका यह विचार था कि जो मानव है उन्हें एक क्लोज रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत होती है। मतलब जब तक कोई आदमी पास में नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनती है। और उनका जो मुख्य सिद्धांत था, टेनेट था, जो जिस टेनेट में उन्होंने थ्योरी दी है, बॉल्बीज की जो थ्योरी है वही उसी के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। दैट चिल्ड्रन फॉर्म्स अटैचमेंट अर्ली इन लाइफ, कि चिल्ड्रन क्या करते हैं कि ज़िंदगी के शुरुआत के दौर में अपनी अटैचमेंट बना लेते हैं। दैट इज़ दे फॉर्म स्पेशल एंड सेलेक्टिव बॉन्ड्स विद देयर केयर गिवर्स। इसका मतलब ये होते हैं कि वो खास और कुछ गिने चुने हुए जो रिश्ते होते हैं या बंधन होते हैं वे अपने देखरेख करने वाले के साथ बना लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई भी आ जाएगा तो उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। वो सेलेक्ट भी करता है कि कौन उसके फेवर में है, कौन उसके फेवर में नहीं है, कौन उसकी देखरेख कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दे रखे इसमें कि बॉल्बीज बेस्ड हिज अप्रोच नॉन एज अटैचमेंट थ्योरी ऑन द फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ एनिमल बिहेवियर। बॉल्बीज की जो अपनी अप्रोच है, जो जिसके ऊपर उन्होंने बताया है, जिससे अटैचमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने फाइंडिंग्स में पाए हैं या जो भी उनको मिला है वो सारा कुछ उन्होंने एनिमल बिहेवियर के ऊपर स्टडीज़ करके पता की है। वही मीनिंग है यहाँ पे, ऑन द फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ एनिमल बिहेवियर। नेक्स्ट है, research has shown that the effects of insecure or anxious attachments or uncertain parent-child relationship leads to the development of abnormal behavior। कहते हैं जो रिसर्च है वो यह दिखा चुके हैं कि अगर सुरक्षित या चिंता देने वाली अगर अटैचमेंट होती है या अनसर्टेन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप निश्चित नहीं होता है, तो इन सभी का जो है प्रभाव जो होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। मतलब बच्चे का जो बिहेवियर होता है ऐसी अवस्था में वो एबनॉर्मल हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ रिसर्च ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी इज द स्टडी ऑफ टेम्परामेंट, कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल्स ऑफ रिलेटिंग टू द वर्ल्ड। कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर जो रिसर्च है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनमें से एक जो है यहाँ पे कह रहे हैं ऑन पर्सनैलिटी, वो है आपका टेम्परामेंट की स्टडी करना। कि अगर पर्सनैलिटी में देखा जाए तो टेम्परामेंट कैसा है कैसा नहीं है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल्स है, मतलब अद्भुत सा लक्षण है जो उनको दुनिया से जोड़ती है, ऑफ रिलेटिंग टू द वर्ल्ड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट में प्ले ए रोल इन ए नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्पेशली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। कहते हैं यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं टेम्परामेंट में, ये अनेक प्रकार के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करते हैं।
खास करके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में और चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम में। इमोशंस दैट इज इंटरनल फीलिंग स्टेट्स आर एसेंशियल टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। कहते हैं ऐसे इमोशन जो कि हमारे इंटरनल फीलिंग स्टेट को दिखाती है, हमारे अंदर की फीलिंग को दिखाती है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है और हमारी समझ के लिए ज़रूरी होता है मेंटल डिसऑर्डर में, टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है आपका वो है लर्निंग एंड कॉग्निशन। 2.3.2 में मतलब जब आप कोई चीज़ सीखते हैं या उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, कॉग्निशन उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि इमोशंस, मोटिवेशंस एंड टेम्परामेंटल स्टाइल्स कैन बी मॉडिफाइड। मतलब जितने भी होते हैं ये सारी चीज़ें, टेम्परामेंटल स्टाइल मतलब स्वभाव का जो तरीका है, इस सभी को सुधारा जा सकता है एटलीस्ट टू सम डिग्री, कम से कम कुछ स्तर तक। कैसे करके? तो सीख करके, बाय लर्निंग। कॉग्निटिव थ्योरीज लाइक एल्बर्ट एलिस REBT and Beck's depression theory suggests that distorted perceptions of reality cause people to become depressed. इसमें जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं जैसे कि आपके एल्बर्ट एलिस का REBT है और बेक्स का डिप्रेशन थ्योरी है, वो यह सुझाव देते हैं कि रियलिटी की जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, जिस परसेप्शन को सही नहीं उतार पाते हैं अपने ब्रेन के अंदर में, उसे डिस्टॉर्टेड परसेप्शन कहा जाता है। परसेप्शन होती है आपके अंदर जो समझने की क्षमता होती है, किसी चीज़ को देख करके, सुन करके, उसी को परसेप्शन कहा जाता है। कॉज पीपल टू बिकम डिप्रेस्ड, ये पीपल को क्या करते हैं? डिप्रेस बना देते हैं। डिप्रेशन तो जानते ही हैं, पहले ही बता चुके हैं, आप अनहैप्पी मूड में रहते हैं और फ्यूचर के लिए आपके पास कोई होप नहीं होती है, तो उसी को डिप्रेशन कहा जाता है। A successful treatment based on this theory encourages depressed people to be scientific and realistic in evaluating conclusions about themselves. कहते हैं एक सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट होते हैं जो इस थ्योरी के ऊपर आधारित होते हैं, ये डिप्रेस्ड पीपल को एनकरेज करते हैं कि और साइंटिफिक बने, रियलिस्टिक बने अपने कंक्लूजन को इवेल्युएट करने में, अपने बारे में, अबाउट देमसेल्व्स। नेक्स्ट है आपका वो है 2.3.3 में द सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब खुद का सेंस होना कि हम हैं, हम क्या हैं, हमारे अंदर में क्या चीज़ है, इसी को सेंस ऑफ सेल्फ कहा जाता है। तो मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स गिव्स इंपॉर्टेंस टू द सेल्फ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लोज ने थ्योरी दी थी जिसको जरूरत की थ्योरी कहा जाता है, नीड्स, थ्योरी ऑफ नीड्स। ये ऐसे इंपॉर्टेंस देती है जो सेल्फ को, अपने आप को पहचानने की और अपने अंदर वास्तविक में है क्या, उसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है, उसको समझने की जरूरत होती है। Self-esteem, that is valuing one's abilities, is another important and much discussed aspect of our sense of self. कहते आत्मसम्मान, जो कि एक आदमी की एबिलिटी को वैल्यू करती है, ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होने वाला पहलू होता है जो हमारे सेंस ऑफ सेल्फ पे काम करती है। Evidence indicates that high self-esteem is more of a product of success, while low self-esteem may result from psychological problems. कहते हैं कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हैं, वह यह दर्शाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर में उच्च आत्मसम्मान होता है तो उससे उनके जो सक्सेस की जो प्रोडक्ट है या दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि अगर किसी के अंदर में कम आत्मसम्मान है तो इससे उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है 2.3.4 में लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलती रहती है, उसी के बारे में यहाँ पे दे रखे। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजिस्ट want to understand how different periods of development influence how stress and other factors have an impact on mental disorders. कहते हैं लाइफ स्पैन जो डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजिस्ट है, साइकोपैथोलॉजिस्ट तो मैंने बताया था कि साइकोपैथोलॉजी क्या होते हैं, जो खास करके आपका मेंटल इलनेस की स्टडी होती है उसको साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है, और जो उसका अध्ययन करने वाले हैं उसी को साइकोपैथोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। वह यह समझना चाहते हैं, कहते हैं यहाँ पे क्या समझना चाहते हैं
कि हाउ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, कि अलग अलग जो पीरियड में हमारी डेवलपमेंट होती है, जब हम 10 साल के होते हैं तो अलग टाइप की होती है, 12 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। यह क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या चीज़ प्रभावित करती है कि हमारे अंदर में स्ट्रेस कितनी है। एंड अदर फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स, और भी दूसरे ऐसे कारक होते हैं जिसका हमारे दिमागी जो असंतुलन है, डिसऑर्डर्स है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक एरिक एरिक्सन थे 1982 में, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा सा थ्योरी दे रखा है। तो उन्होंने बताया यहाँ पे, सजेस्टेड दैट वी गो थ्रू 8 मेजर क्राइसिस ड्यूरिंग आवर लाइफ एंड ईच क्राइसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सोशल फैक्टर एंड द डेवलपमेंटल स्टेजेस वी आर पासिंग थ्रू। वह यह सजेस्टेड किए थे, सुझाव दिए थे कि हम 8 जो मुख्य जो चुनौती भरा काम है या क्राइसिस है, जो हमारा पीरियड है, उससे होकर हम गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में। और हर एक जो संकट है, क्राइसिस है, वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के द्वारा प्रभावित होती है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब होता है कि कैसे कैसे आप पहले, आपका बियर्ड नहीं होता है, मूछ नहीं होता है, दाढ़ी नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो आपका मुस्टैच निकल जाता है, बियर्ड निकल जाता है। इसको बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कहा जाता है। उसके बाद सामाजिक कारक होते हैं, और जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वी आर पासिंग थ्रू, वही मीनिंग है जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी को आगे चलाते चले जाते हैं। तो इन सभी में उन्होंने 8 मुख्य क्राइसिस को बताया था। एरिक्सन बिलीव दैट ह्यूमंस ग्रो एंड चेंज इवन बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। एरिक्सन का मानना था कि ह्यूमंस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अगर उसकी उम्र 65 साल की भी हो जाती है तो उसके बाद भी उनके अंदर में चेंजिंग चलती रहती है। During older adulthood, we look back and view our lives as rewarding or as disappointing. कहते हैं जब हमारा उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब हम काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो जाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी के पीछे एक बार मुड़ के देखते हैं और अपने जीवन के ऊपर नज़र डालते हैं कि हमने कैसी ज़िंदगी जी है। क्या ज़िंदगी अच्छा था? अगर अच्छा था तो वो रिवॉर्डिंग था। अगर मैंने ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जिया तो डिसअपॉइंटिंग हो गया। इसका मतलब कि मरते दम तक वो जो है आपको निराश करता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है एरिक्सन्स डेवलपमेंटल थ्योरी एंड फ्रूट्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरीज ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर इंपॉर्टेंट। इसमें एरिक्सन्स की जो डेवलपमेंटल थ्योरी और फ्रूट्स की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरीज है, ये नॉर्मल और एबनॉर्मल जो बिहेवियर है उसके लिए ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स थ्योरी क्या करते हैं, विजुअलाइजेस 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये किसके ऊपर नज़र डालते हैं कि डेवलपमेंट के जो 5 स्टेज होते हैं, सेगमेंट फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं की थ्योरी यहाँ पे बताती है। और एरिक्सन की जो थ्योरी होती है वो 8 स्टेज के ऊपर नज़र डालते हैं जो डेवलपमेंट की होती है, जो नीचे दे रखे हैं यहाँ पे, दीज आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। फ्रूट्स की जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी होती है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में ये बताते हैं कि बचपन से ही जो है कैसे 1 से लेकर 10-12 साल तक जो है बच्चे के अंदर में साइकोसेक्सुअल चेंजेस होते हैं। और इन्होंने इसमें 5 जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस उन्होंने बताए हैं। और नेक्स्ट में जो है एरिक्सन्स का जो डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें इन्होंने 8 प्रकार के डेवलपमेंटल स्टेजेस बताए हैं, जो कि 1 साल से लेकर शुरू होती है और 65 वर्ष के बाद भी यह जारी रहती है। मतलब साफ है कि फ्रूट्स की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो 1 से लेकर 12 ईयर्स तक है, और एरिक्सन्स की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है, इनके पार्ट्स जो डेवलपमेंटल स्टेज 8 है, लेकिन ये 65 ईयर्स के भी अगर कोई पर्सन हो जाता है तो उसके बाद भी इनकी थ्योरी चलती रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट और हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज इज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस टू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इस तरह का विकास जिसमें यह दिखाते हैं कि लोग कैसे उनकी वृद्धि होती है, कैसे उनके अंदर में परिवर्तन होता है, यह चीज़ जो है बेसिक इंपॉर्टेंस रखती है एक सामान्य और असामान्य जो मनोविज्ञान होता है उसके लिए, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। One of the important aspects of development is that the human development can be considered in terms of stages through which an individual passes through. कहते हैं कि
डेवलपमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है उनमें से जो एक पहलू है वो ये है कि मानव विकास जो है उसे उन स्टेजेस के अंतर्गत समझी जानी चाहिए जिससे होकर के एक इंडिविजुअल अपना ज़िंदगी जीते हैं, विच एन इंडिविजुअल passes थ्रू. This is common to all humans, and any deficiency or inability to pass through the stages of development indicates abnormality. और ये हर एक मानव जाति के लिए साधारण सी बात है, और अगर कोई कमी हो जाती है, कोई भी डिफिशियंसी हो जाती है या कोई भी अयोग्यता होती है इस स्टेज की डेवलपमेंट को पास करते समय, तो ये सारी चीज़ जो है ये असमानता को दर्शाती है या एबनॉर्मलिटी को दर्शाती है. All stages of development have certain normal and abnormal behaviors. कहते हैं जितने भी डेवलपमेंट की अवस्थाएं होती है इनके कुछ निश्चित नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं, एंड दीज आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और यही ग्रोइंग अप करने का हिस्सा होता है. However, where a particular behavior which is not in accordance with the norms or expectations gets stuck or becomes the main pattern of behavior and does not change indicates abnormality. कहते हैं फिर भी जहाँ पर एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो कि हमारे जो नियम होते हैं या उम्मीद होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू नहीं होते हैं, वो एक जगह आके टिक जाते हैं और यह हमारे बिहेवियर और बिकम्स द मेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यही हमारे बिहेवियर बन के रह जाता है, कभी चेंज नहीं होता है, और यही चीज़ एबनॉर्मलिटी को शो करता है.